फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने चैप्टर 8 किया था ज्योग्राफी का। आज हम चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें देखते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण किसे कहते हैं, ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, वो सूर्य से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकृत होती रहती है। यानी जो पृथ्वी वो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, ये ऊर्जा जो होती है वो अंतरिक्ष में चारों अंतरिक्ष के चारों ओर जो लघु तरंगों के रूप में विकृत होती रहती है। यानी जो सूर्य होता है वो पृथ्वी को ऊर्जा देता है, और फिर जो सूर्य होता है वो पृथ्वी को लघु तरंगे देता है ऊर्जा के रूप में, और फिर पृथ्वी उसे अंतरिक्ष में भेजती है। कुल सौर विकिरण का मात्रा 2 इकाई यानी कि 1 अरब का 0 पॉइंट आप ये देख रहे हैं 0.00002 ही धरातल पर पहुंचता है। यानी कि 1 अरब में से जो इतना ये मात्रा ये ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सीधे पृथ्वी पर ये जो पूरा 100% है ये नहीं पहुंचता, बस इसका ये जो इतना मात्रा है ना वो ही पहुंचती है पृथ्वी पर। दूसरे शब्दों में अगर हम सौर विकिरण की कुल मात्रा को 1 अरब इकाई मान लें तो धरातल पर केवल 2 इकाई की ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम जो सूर्य से जो आने वाली विकिरण है सौर विकिरण, अगर उसकी मात्रा को अगर 1 इकाई मान ले, जो सूर्य से आने वाली विकिरण है उसकी मात्रा को 1 इकाई मान ले, तो धरातल पर केवल 2 इकाई ही की ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी उससे डबल 2 इकाई की ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। सौर विकिरण का यह अल्प भाग ही पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। जो सौर विकिरण का ये अल्प भाग होता है, छोटा सा भाग, वो ही पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली सारी भौतिक एवं जैविक घटनाओं के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यही है। यानी कि जितनी भी पृथ्वी पर घटनाएं होती है उसका स्रोत सिर्फ सूर्य ही है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की तरफ जो सूर्य की किरणें आते हैं उन्हें लघु तरंगे कहते हैं, और जो पृथ्वी अंतरिक्ष में भेजती है उन्हें दीर्घ तरंगे कहते हैं। अब आप ये चित्र देखिए पहले, इसमें क्या दिख रहा है? इधर भी पृथ्वी है और इधर भी पृथ्वी है और बीच में सूर्य है। लेकिन जो ये वाली पृथ्वी है ये सूर्य से दूर है और ये वाली पास है। तो इस प्रक्रिया को अपसौर और उपसौर कहते हैं। यानी कि जब जो 4 जुलाई का जो दिन होता है उस दिन जो पृथ्वी होती है सूर्य से सबसे दूर यानी अपसौर होती है। उस प्रक्रिया को अपसौर कहते हैं। यानी जो सबसे दूर पर जो पृथ्वी होती है सूर्य से, जो 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं। और जो 3 जनवरी को सबसे पास होती है सूर्य की पृथ्वी उसे अपसौर कहते हैं। तो देखिए ये सूर्य से वो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थिति में होती है, इसे अपसौर कहते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक स्थिति में होती है उसे अपसौर कहते हैं। अब आप देखिए जो ये अपसौर होता है ना, ये इसकी जो तरंगे होती है सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, सीधे पड़ती है इसकी तरंगे। और जो ये उपसौर होता है इसकी तरंगे जो पृथ्वी होती है इसके ऊपर भी जाती हैं, बीच में भी जाती हैं और इधर भी जाती हैं। तो इस वजह से 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसकी सीधी तरंगे भूमध्य रेखा पर पड़ती है और गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है। लेकिन 3 जनवरी को जो हम देखते हैं सर्दी होती है, तो उसका यही कारण है कि क्योंकि ये पृथ्वी तो पास होती है लेकिन इसकी जो तरंगे होती है वो चारों तरफ पड़ती है, ना कि पृथ्वी के सीधे केंद्र पर। और जो अफ्रीका जैसा इलाका होता है उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भूमध्य रेखा पर तिरंगे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं। तो आपको समझ में आए तो कंफ्यूज नहीं होना अपसौर और उपसौर में। अपसौर का ध्यान रखना, अगर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी तो अपसौर कहलाएगा, और पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होगी तो वो उपसौर कहलाएगा। और डेट भी याद रखना, 4 जुलाई और 3 जनवरी ये पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए
सूर्य की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य तप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत कम होती है। यानी सूर्य तप क्या होता है? जो सूर्य से आने वाला ताप, जो सूर्य से ताप होता है वो सूर्य तप कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है, यानी आपने देखा होगा पृथ्वी बहुत ही छोटी है सूर्य से, यानी सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और यह सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है, 14.96 लाख किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, धूलकण, ओजोन तथा अन्य गैसें सूर्यताप की कुछ मात्रा को सोख लेती है। यानी कि इतनी दूर होने के बावजूद भी वायुमंडल में जो उपस्थित जो जल वाष्प होते हैं, यानी जो नमी होती है जल में, वो धूलकण और ओजोन तथा अन्य गैसें सूर्यताप की कुछ मात्रा को सोख लेती हैं इतने दूर होने के बावजूद भी। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर ऊर्जा जो मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो विकिरण किरणें आती हैं उसे सूर्य तप कहा जाता है और ये सीधे स्थल पर पड़ती हैं। अब देखिए सूर्य तप तथा तापमान में अंतर, ये दोनों डिफरेंस है। देखो सूर्य तप क्या होता है? जो पृथ्वी से जो किरणें आती हैं वो सूर्य तप कहलाती है और उसी तप से तापमान में वृद्धि होती है। जो सूर्य से आने वाला तप है उसी तप से तापमान में वृद्धि होती है। तो इन दोनों का अंतर देखिए। सामान्य सूर्य तप तथा तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ये देखने में तो एक जैसे हैं, जैसे सूर्य तप का मतलब ही वो होता है गर्मी और तापमान का मतलब ही गर्मी होता है। अब देखिए सूर्य तप ऊष्मा है, यानी कि एक ऐसी ऊष्मा है जिसमें गर्मी पैदा होती है। यानी देखिए आप गर्मियों में देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा ऊष्मा सी लगती है, वो सूर्य तप होता है। सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है, यानी सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है। गर्मी कारण मात्रा है, गर्मी इसका कारण है। किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ता है, यानी जब हम किसी पदार्थ को अगर गर्मी देते हैं यानी बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। अब देखिए तापमान तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है, यानी तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। यानी तापमान है ना जो सूर्य तप से ही पैदा होता है, इसलिए इसे एक जैसे समझे जाते हैं। तापमान को थर्मामीटर द्वारा डिग्री में मापा जाता है, यानी जो सूर्य तप होता है उसे तो कैलोरी में मापा जाता है, ध्यान रखना, और जो तापमान होता है उसे डिग्री में मापा जाता है। तापमान गर्मी का प्रभाव है, यानी तापमान जो होता है वो गर्मी की बढ़ने पर बढ़ता है। गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है, यानी जो अभी बताया मैंने, जो अगर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो उतना ही तापमान बढ़ेगा। और जो सूर्य तप होता है वो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, ना कि तापमान और सूर्य तप अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनमें कन्फ्यूज मत होना। अब देखिए सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान नहीं रहती, यानी जो पृथ्वी की अलग अलग सतहों पर अलग अलग सूर्य तप की मात्रा अलग अलग होती है। इसकी मात्रा स्थान स्थान और समय समय पर भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग स्थान पर आपने देखा होगा राजस्थान में अलग गर्मी होती है तो दिल्ली में अलग अलग होती है, यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो सूर्य की तप किरणें होती हैं वो अलग अलग होती है और अलग अलग समय पर होती है, यानी थोड़ा बहुत समय का फर्क होता है। उष्ण कटिबंध में मिलने वाला हमने देखा हमारा जो क्षेत्र है भारत भौगोलिक क्षेत्र में आता है वो उष्ण कटिबंध होता है। इससे मिलने वाला वार्षिक सूर्य तप सर्वाधिक होता है और ध्रुवों की ओर यह धीरे धीरे कम होता जाता है। जो ध्रुव होते हैं हमारे उन पर ये कम होता है और इस तलमंडल पर ज़्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तप अधिक होता है, यानी गर्मी में आपने देखा होगा कि ताप अधिक होता है, गर्मियों में अधिक होता है, और ये ठंड में बहुत कम होता है, शीत ऋतु में बहुत कम होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो दिन में होते हैं वो दिन बड़े होते हैं तो इसलिए ताप ज़्यादा होता है, और जो शीत शीत होता है यानी जो सर्दी के दिन होते हैं उनमें दिन छोटे होते हैं, इस वजह से ताप कम होता है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा को ये कारक प्रभावित करते हैं, यानी जो धरातल पर होते हैं वो सूर्यताप की मात्रा को, जो धरातल पर जितने भी कण होते हैं वो सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं।
अब देखिए वायुमंडल की पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? जिसके आर पार चली जाए वो होती है पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता भी धरातल को मिलने वाली सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती है। यानी जो वायुमंडल की पारदर्शिता होती है वो धरातल को मिलने वाली सूर्य ताप जो किरणें होती है उनकी मात्रा को प्रभावित करती है। वायुमंडल की पारदर्शिता बादलों की उपस्थिति, उनकी गहनता, धूलकण तथा जलवाष्प पर भी निर्भर करती है। यानी जो वायुमंडल की पारदर्शिता होती है वो गहनता, धूलकण तथा जलवाष्प आदि तत्वों पर निर्भर होती है, क्योंकि ये सूर्यताप को प्रवर्तित, अवशोषित तथा स्थानांतरित करते हैं। घने बादल सूर्यताप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालते हैं। जो घने बादल होते हैं, गहरे बादल होते हैं, वो सूर्यताप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालते हैं। अगर जब बीच में जो सूर्य से आने वाली किरणें बीच में जो बादल होंगे तो उन्हें वो धरातल पर सीधे नहीं पहुंचने देंगे, वो खुद कुछ प्रतिशत अपने पास भी रखते हैं। तो फिर बादलों से होकर जो किरणें गुजरती हैं वो उसका तप कम हो जाता है, क्योंकि बादल बीच में पड़ते हैं। घने बादल सूर्यताप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालते हैं, जबकि बादलों रहित साफ आकाश, अगर साफ आकाश होगा तो सूर्य तप सीधे किरण वो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे धरातल पर आएंगी, फिर उनमें बाधा डालने का कोई काम नहीं होगा। अगर आकाश में बादल होंगे, अगर गहरे बादल होंगे तो सूर्य तप कम पहुंचेगा पृथ्वी पर, इस वजह से ठंड ज़्यादा होगी। इसी कारण साफ आकाश की अपेक्षा बादलों से घिरे आकाश के समय सूर्य तप कम मिलता है। यही कारण है कि जो आकाश के समय जो सूर्य तप वो जो अगर आकाश साफ हो, वो आकाश में अगर घने बादल होंगे तो सूर्य तप कम देखने को मिलता है। अगर आकाश साफ होगा तो सूर्य तप ज़्यादा देखने को मिलता है। जल वाष्प भी सूर्य तप को अवशोषित कर धरातल पर उसकी प्राप्ति की मात्रा को कम कर देती है। अब देखिए वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। वायुमंडल की ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत सूर्य है। यानी जो पृथ्वी को जो देखिए अब ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। जो सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है और उसे ऊर्जा प्रदान करती है, और उसी ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। अगर सूर्य की 100% किरणें आए ना पृथ्वी पर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सूर्य की केवल 51% किरणें ही पृथ्वी पर पहुंचती हैं। बाकी किरणों को वो जो बादल होते हैं वो रोक लेते हैं, जो हमारे ध्रुव होते हैं वो रोक लेते हैं बीच में ही। तो ऐसे जो रुक रुक कर 51% आती है, ये हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। उदाहरण, जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं, यानी जब पर्वत पर चढ़ते हैं या वायुमंडल में सूर्य की और ऊपर जाते हैं, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने के बजाय घटता है। यानी हम देखें हम जितने नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, ये सीधी सी बात है। और हम जैसे ऊपर अगर आकाश की तरफ जाएंगे या फिर किसी पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपने देखा होगा वहाँ सर्दी होती है, वहाँ तापमान कम होता है। तो इसका यही कारण है, क्योंकि पृथ्वी की जो किरणें होते हैं सीधे धरातल पर आती है, जो पर्वतों पर होती है वो कम पड़ती है इसकी किरणें। इसका कारण है वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया का जटिल होना। इसका जो मुख्य कारण होता है वो यही है कि वो जो वायुमंडल गर्म होता है उसकी प्रक्रिया का जटिल होना। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाली 4 प्रक्रियाएं हैं। इन 4 प्रक्रियाओं का नाम हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज ये वीडियो यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।